हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ड्यू सॉल्व विद अमित। आज हम बीपीएससी 104 भारत में राजनीतिक प्रक्रिया ये हम पढ़ेंगे और इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है ये, हम वो पढ़ेंगे। ऑलरेडी ये दिसंबर 2022 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन ये रिपीटेड होके ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। काका कालेलकर रिपोर्ट और मंडल कमीशन की क्या सिफारिशें थी। आइए सीधा आंसर पे चलते हैं और समझते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है और क्या क्या थी। थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भारत में असमानता का स्तर लोगों और समुदाय की क्षमताओं के साथ संबंधों के द्वारा तय किया जाता है। इस संबंध में समस्त समुदाय के व्यक्तियों के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि भारत में कई धर्म के लोग, कई जाति के लोग रहते हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, तो कई ऐसी जाति है जो पूरी तरह से पिछड़ी हुई है, आर्थिक रूप से पिछड़ी है। उनके साथ भेदभाव होता जा रहा है ना, असमानता ही बहुत ज्यादा हो रही है। तो आखिरकार इन सभी कमियों को पूरा कैसे करें, तो इन कमी को पूरा करने के लिहाज से हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आखिरकार इस रिपोर्ट की क्या क्या सिफारिशें थी। भारत में असमानता, भारत में क्या थी, थोड़ा सा एक बार रुको। भारत में असमानता जातियों, जनजातियों और जेंडर समूह में तथा गरीबी और अमीर के मध्य पाई जाती है। आपको पता ही असमानता, अमीर गरीब में असमानता पाई जाती है, चाहे वो जाति के बीच हो, चाहे वो जनजाति के बीच हो, चाहे जेंडर हो, है ना। तो इन सब के बीच असमानता तो पाई जाती है। तो इन समुदायों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और क्या, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर समूह कहा जाता है। असमानताओं के कारण सभी समुदाय अपनी जरूरतों को पूरा मतलब पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो सकती। तो आपको पता ही है, जो पिछड़े वर्ग के हैं, जो ऐसे कई अनुसूचित जनजाति है, जाति है, वो बहुत सारी चीजों में आगे नहीं है और हो सकता है उन समुदाय के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने में वो सक्षम भी नहीं है। तो इसके लिए राज्य के द्वारा उनको आरक्षण दिया जाता है। उनको विशेष सहायता एक प्रतिपूरक कदम है जो वंचित समूहों को असमानताओं के लिए दी जाती है। जितने भी वंचित समूह है उनको एक तरह से राज्य के द्वारा, देश के द्वारा आरक्षण दिया जाता है, ताकि उनका जो स्तर है धीरे धीरे बढ़ सके, उनके साथ समानता का भाव हो जाए। तो देखते हैं, भारत में आरक्षण प्रतिपूरक एक उपाय है असमानताओं को कम करने के लिए, जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अपना कल्याण प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाता है। चाहे वो महिलाओं के हित में क्यों ना हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे जनजाति हो, चाहे अन्य जनजाति हो, कहीं ना कहीं इन सभी को एक तरह से हमारे समाज में ऊपर उठाने के लिए एक तरह से प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इस अध्याय के अंतर्गत हम आरक्षण के अर्थ की व्याख्या करना और आरक्षण की जरूरत पर चर्चा करेंगे और भारत में विभिन्न समूह के लिए आरक्षण नीतियों का वर्णन करना आदि अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं ओबीसी आरक्षण का इतिहास क्या है। कि भारत में आरक्षण का इतिहास औपनिवेशिक काल से ही माना जाता है। आजादी के बाद से ही सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया गया था। 1880 में औपनिवेशिक सरकार ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए किसका, हंटर आयोग का गठन किया। ज्योतिबा फूले ने हंटर आयोग को पूरी तरह से उसके समक्ष अपील की थी और कोल्हापुर के महाराजा 1902 में इन वर्गों को 50% आरक्षण की बात कही। तो ये सारी ओबीसी के आरक्षण के जो इतिहास रहे ओबीसी आरक्षण के। और 1921 में मद्रास सरकार ने समुदाय के अनुसार आरक्षण देने का प्रावधान किया।
जो इस प्रकार था। देखो देख लेते एक बार मद्रास सरकार ने क्या किया कि 44% गैर ब्राह्मण होने चाहिए, उनको आरक्षण मिला है, और 16% ब्राह्मणों और मुस्लिम, ईसाई और आंग्ल भारतीय लोगों के लिए है। केंद्रीय संस्थाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण, काका कालेलकर रिपोर्ट देखते हैं। 1953 में, याद रख लेना, 1953 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय स्तर पर आरक्षण आरंभ करने के लिए गुजरात के स्वतंत्रता सेनानी काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम ओबीसी आयोग का गठन किया गया। तो एक बार डेट भी याद आपको होना चाहिए कि ये रिपोर्ट जो है वो कब गठन किया गया। उसके बाद 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और इस आयोग का एक तरह से मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में पूरी तरह से सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना था। काका कालेलकर आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 4 कसौटियों का प्रयोग किया। पहला तो यह है कि हिंदू समाज में जाति सोपान में निम्न सामाजिक स्थिति, तो यहाँ पर देखा उन्होंने निम्न सामाजिक स्थिति, जाति अथवा समुदाय में ज्यादातर लोगों में शैक्षिक उन्नति की कमी थी, सरकार सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व थे, व्यापार और वाणिज्य उद्योग क्षेत्र में भी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो काका कालेलकर के आयोग ने केंद्र सरकार की संस्थाओं में आरक्षण प्राप्त करने के लिए ये सब उन्होंने कमियां देखी। कहीं ना कहीं समाज में इतनी कमियां और असमानता होने के कारण ही कहीं ना कहीं हमारा जो भारत देश है एक तरह से पिछड़ जाता है, क्योंकि इसमें पिछड़े वर्ग को पूरी तरह से वंचित रखा जाता है और उनको एक तरह से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। इसीलिए जो आरक्षण के हित में यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि काका कालेलकर आयोग ने केंद्र सरकार की संस्थाओं को आरक्षण प्राप्त करने के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से 2399 जातियों की पहचान की, परंतु केंद्र सरकार ने इस आयोग के सुझाव को पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया। उसने कहा कि आयोग ने पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए वास्तुनिक मापदंड लागू नहीं किया तथा आरक्षण तब तक नहीं दिया जब तक दूसरे आयोग का गठन नहीं किया गया। तो फाइनली यहाँ पर एक और आयोग गठन किया गया, मंडल आयोग का रिपोर्ट आया, और 1950 के दशक में काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को जब अस्वीकार किए जाने से अन्य पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से क्या हो गया, नाराज हो गया। और 1990 में क्या हुआ, तत्कालीन वीपी सिंह के सरकार के द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया। तो याद रख लेना, ये डेट याद रख लेना, 1990 में किसका आयोग, मंडल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस आयोग का प्रमुख कार्य क्षेत्र क्या था, क्योंकि सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनकी क्या करना, पहचान करना था। और 1950 से 70 के दशकों में दक्षिण भारत में राज्यों में आरक्षण लागू कर दिया था भैया, है ना। और मंडल आयोग की रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मों और पंथों के 3743 जातियां, जो कि देश की लगभग 54% आबादी थी, को सामाजिक और शैक्षिक और आर्थिक मापदंडों के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा, संविधान के आर्थिक पिछड़ा नहीं लिखा है, और आयोग आर्थिक बराबरी के लिए भी नहीं है घोषित करते हुए 27%, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 50% ही अधिकतम का फैसला दिया था, तो इसलिए 27% का आरक्षण यहाँ पर है। और पहले से अनुसूचित जाति को और अनुसूचित जनजाति को ऑलरेडी 22.5 है, तो दोनों को मिला के 49.5% का आरक्षण हुआ है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के होने के बाद क्या हो गया, इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद देश में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए, विशेष रूप से उत्तर भारत में। तो इसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अस्थायी प्रवास आदेश प्रदान किया गया, और 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण, अब गवर्नमेंट जॉब में पूरी तरह से 27% का आरक्षण दे दिया, और 1 लाख रुपए की वार्षिक आय की आर्थिक सीमा के अंदर लागू किया। अब ये किसमें कौन कौन आएगा, सबसे पहले तो उसकी एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, 1 लाख से कम, 1 लाख तक। और 2015 में इसी को 1 लाख से कितना 8 लाख बढ़ा दिया गया, जो कि प्रति वर्ष आय की सीमा हो गया।
मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने 2006 में उच्च शिक्षा में भी पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान क्यों आरक्षित किया गया। यहाँ पर उच्च शिक्षा में भी पिछड़ा वर्ग को पूरी तरह से उनके लोगों के लिए स्थान को आरक्षित किया गया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उनकी जनसंख्या के आधार पर 22.5% का भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आपने देखा किस तरह से असमानता को कम करने के लिए, पिछड़ेपन को कम करने के लिए, असमानता को एक तरह से पिछड़े वर्ग को बढ़ावा देने के लिए, जो पिछड़ी जाति है उनको बढ़ावा देने के लिए यह आरक्षण का प्रावधान किया गया ताकि पूरी तरह से सामाजिक में एक तरह से समानता का भाव पैदा हो और पिछड़ी जाति के लोग आगे बढ़कर बहुत सारी चीजों में, शिक्षा में, राजनीतिक में, बहुत सारे आर्थिक रूप से पूरी तरह से एकदम समान रूप से माने जाए ताकि हर एक चीज में वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो यही था एक रिपोर्ट में, ये सारी चीजें थी। कैसा लगा आपको लेक्चर? लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।